फिर मची है सड़क हादसे में जख्मी हुए लोगों के पहुंचने की वजह से। धौलपुर के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए ये लोग नेशनल हाईवे 3 पर मुस्तफाबाद गांव के पास उस वक्त हादसे का शिकार हुए थे जब इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी और उसमें बैठे 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को पुलिस सदर अस्पताल लेकर आई, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। करीब 20-25 आदमी गांव ढोणकेपुरा से भात देने के लिए काम कसीम जा रहे थे, तो मुस्तफाबाद के पास में एक टैंकर में एक अज्ञात वाहन में टैंकर में पीछे ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे लोग घायल हुए हैं, कुछ 2 की मौके पर मौत हुई। सड़क जाम कर नारेबाजी कर रहे ये लोग इस बात से नाराज हैं कि टेंडर होने के बाद भी इनके इलाके में सड़क बनने का काम शुरू नहीं हुई है। सड़क जाम और नारेबाजी की ये तस्वीरें झुंझुनू से बाकरा जाने वाली सड़क की है। इस सड़क की हालत खस्ता है और कई जगह यहाँ पानी भी जमा हुआ है। खराब सड़क और सड़क पर पानी भरने की शिकायत के बाद सरकार ने यहाँ सड़क बनाने का फैसला कर टेंडर भी कर दिया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से सड़क बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया और इसी वजह से लोगों ने यहाँ जाम लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि कुछ देर बाद तहसीलदार के समझाने के बाद लोगों ने जाम हटा लिया। ये हंगामा बरपा है जैसलमेर में हो रहे शादी समारोह के दौरान की, जहां पुलिस कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। जैसलमेर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मैरिज सीजन शुरू होते ही इस बात की जांच शुरू कर दी है कि शादी समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने पुलिस मैरिज हॉल पर रियलिटी चेक कर रही है और जहां भी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है वहां लोगों को समझाने के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ये हंगामा भी इसी वजह से हुआ है। पुलिस जैसे ही यहाँ पहुंची, मास्क न लगा रखे लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी और वैसे लोगों से जुर्माना भी वसूल कर लिया। आपको बता दें, कोरोना गाइडलाइंस के तहत शादी समारोह में 100 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो फिर 30,000 का जुर्माना लग सकता है। लाठी के सहारे दफ्तर दफ्तर चक्कर लगा रही ये केसी बाई हैं। चित्तौड़गढ़ की रहने वाली केसी बाई ने 3 साल पहले आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3 लाख रुपए की एफडी करवाई थी और अप्रैल महीने में एफडी का टर्न पूरा होने पर उसे 4,50,000 रुपए मिले थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। केसी बाई का बेटा राम सिंह निशक्त है और इस वक्त उन्हें पैसे की बेहद जरूरत है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में जब केसी बाई की बात नहीं सुनी गई तो वो जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंची और भुगतान के लिए उसने गुहार लगाई। कलेक्टर साहब से मिलने लिए मेरे एफडी पैसे डूबी है। कौन से बैंक में? आदर्श कोऑपरेटिव। कब? 3 साल हो गए। अभी वो फाइल ले जाओ और वो समिति में जमा कराओ चंदेरिया। कितना? 3 साल 5 महीना हो गए। मेरी मम्मी दूसरे 2-3 जनों ने कहा जो मैं जमा करवा दिया। राजस्थान के 8,653 गांवों में 2,256 करोड़ रुपए की लागत से ठोस और तरल कचरों का प्रबंधन किया जाएगा। इस प्रबंधन से जहां गांव के लोगों को स्वच्छ परिवेश मिलेगा, वहीं इस प्रबंधन से उन्नत खेती के लिए प्राकृतिक खाद भी मिलेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। वो स्वच्छ भारत मिशन की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में स्वच्छ गांव अभियान में ग्राम संगठनों और स्वयं सहायता समूह की सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि गांव के लोगों को बेहतर परिवेश मिल सके। रोहित कुमार सिंह ने ये भी बताया कि राज्य में 10,179 सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत राजस्थान को देश में सामुदायिक शौचालय निर्माण में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत और शावकों के लापता होने की वजह की जांच शुरू हो गई है। ये जांच एनटीसीए की 3 सदस्यीय टीम कर रही है।
आपको बता दें, जुलाई और अगस्त में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में MT3 बाघ और MT2 बाघिन के साथ साथ एक शावक की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, 2 शावक लापता भी हो गए थे। इन बाघों की मौत, शावक के लापता होने के बाद मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे। साथ ही हर कोई ये भी जानना चाहता है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत कैसे हो रही है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए NTCA की 3 सदस्यीय टीम यहाँ आई है। Got a very good response from the stakeholders. जितने भी लोग आए उन्होंने कई पॉइंट्स उन्होंने रेज किए, जैसे कि इंक्लोजर के बारे में बताया, उन्होंने टाइगर के रिलीज के बारे में बताया, उन्होंने पैरासिटिक लोड के बारे में बताया, उन्होंने वायरस के बारे में, डिस्टेम्पर्ड कैनाइन डिजीज़ के बारे में बताया। तो कई इश्यूज़ उन्होंने ऐसे जो रेज किए हैं कि कैसे आगे अगर रिलीज़ करते हैं तो किस किस पॉइंट को अगर रखा जा सकता है। तो हमने उनका पॉइंट को नोट डाउन किया है और हमने सारी कोशिश करी है कि मैं हर स्टेक होल्डर से जो यहाँ पे मौजूद थे उनसे जो उनके व्यूज़ हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड कर सकें। बच्चों ने ई क्लास के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ऑनलाइन क्लास को लेकर बच्चों और पेरेंट्स के सवाल खत्म नहीं हुए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने क्लास 6 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब पर ई क्लास की शुरुआत की है। कोरोना काल में गहलोत सरकार की इस कवायद की बच्चों और पेरेंट्स ने तारीफ की है, लेकिन ई क्लास पर वो सवाल भी उठा रहे हैं। इसे लेकर संयुक्त अभिभावक संघ का कहना है कि ई क्लास की शुरुआत तो अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा कि इसका फायदा 100% बच्चों को मिल पाएगा। कैसे बच्चों तक सुनिश्चित होगी, क्योंकि अभी तक देखा गया है जो बच्चों की आबादी है उसमें तो 30% ऐसी आबादी है जिनको अभी तक पढ़ाई तक नसीब नहीं हो पाई है। उन बच्चों का क्या, जिनके अभिभावकों के पास स्मार्टफोन तक नहीं है, उन ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार को लानी चाहिए जिसके माध्यम से जो ये ई क्लास की जो सिस्टम जो अभी वर्तमान परिस्थिति, जो वर्तमान हालात को देखकर लाई गई है, जो ये पूरी तरह से जिससे अभिभावक सेटिस्फाई हो सके, बच्चों को पढ़ाई जो 8 महीने से जो जिस तरह से पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है वो सुधार हो सके। पहली नजर में ऐसा लगता है मानो सालों का प्रेम हो और बड़ी मेहनत से दोनों ने एक दूसरे के इतने करीब आए हैं। विधायक ओम प्रकाश हुड़ला किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वैसे आपको फिर भी बता दें कि जनाब महवा से निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन आजकल अपनी विधायकी से ज्यादा इस बंदर से मोहब्बत की वजह से चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले ये बंदर करंट लगने से झुलस गया था और विधायक जी ने उसका न केवल इलाज कराया बल्कि उसकी दिन रात सेवा भी की। विधायक की सेवा से बंदर ठीक तो हो गया, लेकिन अब वो अपने साथियों के साथ जाने के बजाय विधायक जी के साथ ही रहने लगा है। ये बंदर न केवल विधायक जी के हाथ से खाना खाता है बल्कि उसका हर काम विधायक जी ही करते हैं। आलम यह है कि विधायक हुड़ला जब पूजा करते हैं तब भी ये बंदर उनके कंधे पर बैठा रहता है। वानर सेवा हनुमान और राम की सेवा के बराबर है और हमें पता चला कि एक वानर को करंट लग गया है, उसकी सर्जरी करवाई। अब वो हमें इतना प्यार करने लगा है कि हमारे साथ पूजा करता है, हमारे साथ खाना खाता है। मैं समझता हूँ कि वानर की सेवा करना राम की सेवा करना के बराबर है और हम सबको वानर की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। अब 20 मिनट 20 खबर में बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। कोरोना से जूझ रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल का निधन बुधवार तड़के हो गया। अहमद पटेल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांसें ली। अहमद पटेल 1 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्हें 15 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जिंदगी की जंग में वे हार गए। अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने कई साल सार्वजनिक जीवन में समाज के लिए काम किया। उन्हें अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। मैंने उनके बेटे फैजल से बात की है, उनकी आत्मा को शांति मिले। अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, आज दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। वे हमेशा पार्टी के लिए जिए और कठिन वक्त में हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। हमेशा उनकी कमी खलेगी। जबकि अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने एक वफादार सहयोगी और दोस्त को खो दिया। उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता।
बता दें कि गांधी परिवार से पटेल की नजदीकियां इंदिरा गांधी के जमाने से थी। वो कांग्रेस में गांधी परिवार के सबसे करीब थे। हैदराबाद के निकाय चुनाव में बिरयानी पर सियासी घमासान छिड़ गया। 1 दिसंबर को होने वाले हैदराबाद के निकाय चुनाव में अब बिरयानी पर घमासान शुरू हो गया। एक दिन पहले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने असदुद्दीन ओवैसी की तुलना जिन्ना से की थी, जिस पर तिलमिलाए ओवैसी ने बीजेपी के नेताओं को हैदराबाद के खास रेस्टोरेंट की बिरयानी खिलाने की बात कह दी। हैदराबाद आ रहे तो बाबा ने इनको अलहमदुलिल्लाह की बिरयानी लो खिलाओ तो रोज दिखाने आता। ओवैसी ने जिस रेस्टोरेंट का नाम लिया वो अपनी बीफ की बिरयानी के लिए मशहूर है। मामला बीफ से जुड़ा था, लिहाजा बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीफ वाली बिरयानी खाइए, उसके जवाब में अगर कोई कुछ बोल दे तो कहेंगे कि सांप्रदायिक राजनीति हो रही है। दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर पिछले कुछ दिनों से की जा रही सख्ती का असर दिखने लगा। मास्क पहने बिना बाहर निकलने वाले लोगों का चालान काटने के लिए पुलिस के जवान दिल्ली के कई इलाकों में मौजूद रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के मुकाबले पुलिस को बिना मास्क पहने बहुत कम लोग नजर आए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस के साथ सिविल डिफेंस के कुछ कर्मचारी भी मौजूद रहे। उन सभी ने वहां से दिल्ली में दाखिल होने वाली बसों को रोककर यह देखा कि कहीं बस के अंदर कोई शख्स बिना मास्क के तो नहीं बैठा हुआ। बताया गया कि बॉर्डर पर भी पिछले 3-4 दिनों के मुकाबले ऐसे बहुत कम लोग पुलिस की पकड़ में आए जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। पिछले 3 दिनों में कल सबसे कम चालान कटे हैं। आज भी सुबह से स्थिति जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में है। दिल्ली के बाकी इलाकों की तरह चिराग दिल्ली इलाके में भी सुबह से ही बैरिकेड लगाकर पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर नजर रखी। हालांकि वहां भी कई घंटे मुस्तैद रहने के बावजूद पुलिस को दोपहर तक कोई ऐसा शख्स नहीं दिखा जो बिना मास्क के गाड़ी चला रहा हो। दिल्ली पुलिस सुबह सुबह बैरिकेडिंग करके लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। पहले दिल्ली में मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना था, जिसे कुछ दिन पहले केजरीवाल सरकार ने बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई तेज की और लोगों ने भी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। दिल्ली में लोगों को मुफ्त मास्क बांटने के लिए पहले मास्क बैंक की शुरुआत की गई। खास बात यह कि इस बैंक से न सिर्फ मास्क लिया जा सकता है, बल्कि अगर कोई चाहे तो बैंक को मास्क दे भी सकता है, जिसकी शुरुआत बीजेपी के कब्जे वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर के घर से ही की गई, जहां घंटी बजाकर कोई भी मास्क ले सकता है। वहां पहुंचने वालों को हाथ सैनिटाइज कराकर ही मास्क दिया जाता है। कोई भी आकर के यहाँ पे निःशुल्क मास्क ले सकता है और 2000 के चालान से बच सकता है। दिल्ली में पिछले हफ्ते मास्क न पहनने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया था। इसलिए लोगों को मुफ्त मास्क देने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सभी 114 वार्ड में इस तरह के बैंक खोलने की योजना बनाई है। ये कोशिश है कि लोगों को फ्री में मुफ्त में यहाँ से मास्क मिल सके, ताकि वो मास्क लगाए रहें, बीमारी से भी बचे। बताया गया कि ये मास्क बैंक 24 घंटे खुला रहेगा। लोग चाहें तो मास्क दान कर भी लोगों की मदद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक ग्राम प्रधान का महिला से मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि यह वीडियो वहां के गंभीरपुर इलाके का है, जहां ग्राम प्रधान की ओर से पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन कुछ महिलाओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद नौबत मारपीट तक आ गई। वायरल वीडियो में दिखा कि एक महिला ने अपना विरोध जताते हुए ग्राम प्रधान का कॉलर पकड़ लिया, जिसकी वजह से आग बबूला ग्राम प्रधान ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। बात बिगड़ती देख एक दूसरे शख्स ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ और महिलाएं वहां आ गईं और ग्राम प्रधान से भिड़ गईं, जिसके बाद लड़ाई रोकने की कोशिश करने वाला शख्स भड़क गया। उसने आओ देखा ना ताओ और महिलाओं को खेत में दौड़ा कर थप्पड़ मारने लगा। बताया गया कि ये वीडियो 2 दिन पुराना है, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसने महिलाओं से मारपीट करने के आरोप में ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। प्रधान को गिरफ्तार करके जेल में भेजा। बताया गया कि जिस जमीन पर पंचायत भवन बनवाया जा रहा था, उसके आसपास की जमीन के मालिकों ने आरोप लगाया कि इस निर्माण कार्य में उनकी जमीन का कुछ हिस्सा भी हथिया लिया गया है। इसीलिए उन्होंने विरोध किया और विवाद। यूपी के प्रयागराज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़ गया, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली काटनी पड़ी। बताया गया कि टावर पर चढ़कर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां बुलाने की मांग करने लगा, जिसे देख वहां मौजूद लोगों के साथ ही पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। कुछ देर में वो और ऊपर चढ़ते हुए टावर की चोटी पर जाकर बैठ गया। हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़े इस आदमी को नीचे उतारने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन जब वो नहीं माना तो आनन फानन में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। इसको उतारने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद राहत बचाव अभियान की टीम ने मोर्चा संभाला और सबसे पहले टावर के आसपास एक बड़ा जाल बांध दिया
और फिर उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगे। इस आदमी की जान बचाने के लिए कई इलाकों की बिजली भी काटनी पड़ी। इससे पोषित अधिकांश जगहों की सप्लाई बाधित हुई है। टावर पर चढ़े इस आदमी को देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। साथ ही हालात संभालने के लिए पुलिस का अमला भी तैनात दिखा। मुंबई के नजदीक ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के एक नेता की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को बाइक सवार 2 बदमाशों ने अंजाम दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें नीले रंग की शर्ट पहने एमएनएस नेता जमील शेख बाइक से जाते दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी बाइक पर सवार 2 बदमाश उनका पीछा करते नजर आए। और जैसे ही एक होटल के पास उनकी बाइक धीमी हुई, मोटरसाइकिल पर बैठे बदमाशों ने पीछे से उनके सिर में गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। सिर में गोली लगते ही जमील शेख सड़क पर गिर पड़े और फिर थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। दिन दहाड़े बीच सड़क पर एमएनएस नेता की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुड़ गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंचकर छानबीन में जुट गई। बाद में इलाके में तनाव को देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के बाहर खुदकुशी की कोशिश करने वाले एक जोड़े को पुलिस ने रोक लिया। दंपति ने बताया कि करीब 4 महीने पहले उनकी 5 साल की बच्ची का रेप किया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की, लेकिन आरोप है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया और इसके लिए उन्होंने ओडिशा विधानसभा के बाहर की जगह को चुना। लेकिन इस बात का पता जैसे ही वहां तैनात पुलिस वालों और सुरक्षा कर्मियों को चला, वो दौड़कर वहां पहुंचे और पति के साथ खुद को आग लगाकर मारने की कोशिश कर रही महिला के हाथों से मिट्टी के तेल की बोतल को छीनकर उसे सड़क पर फेंक दिया। ऐसे में वहां अफरा तफरी मच गई और उस महिला से माचिस लेना मुश्किल हो गया। वो लगातार इंसाफ की मांग करती रही। विधानसभा से बाहर निकल रहे कांग्रेस नेता सुरेश कुमार ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि वो इस मुद्दे को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने जैसे तैसे दंपति को काबू में करके एक ऑटो में बिठाया और आगे की पड़ताल के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शरणार्थियों के कैंप पर कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसे संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। वहां पिछले 1 हफ्ते से शरणार्थियों के अवैध कैंपों को हटाने की कार्रवाई चल रही है। और इसी कड़ी में राजधानी पेरिस में मौजूद शरणार्थियों के एक और अवैध कैंप को पुलिस ने हटाना शुरू किया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। इस दौरान वहां एक जोरदार धमाका हुआ। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया। हिंसा कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। अवैध शरणार्थी कैंप हटाने से नाराज कई लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। कोई उनसे बहस करता नजर आया तो कोई हाथापाई पर उतारू दिखा, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को उन पर सख्ती करनी पड़ी। गृह युद्ध से जूझ रहे अफ्रीकी देश इथियोपिया में सेना की चेतावनी के बाद हालात और बिगड़ गए। सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में रह रहे लोगों को जान बचाने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और टिग्रे प्रांत की राजधानी को घेरना शुरू कर दिया। इथियोपियाई सेना के टैंक इस पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ते नजर आए। निचले इलाके में तोपों की भी तैनाती कर दी गई। सेना के जवान शहर पर हमले की तैयारियों में जुटे दिखाई दिए। सेना ने लोगों को विद्रोहियों का साथ छोड़ने और 72 घंटे के भीतर अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाशने की चेतावनी दी। सेना के इस अल्टीमेटम से वहां रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई और वो शरण लेने के लिए सूडान की तरफ भागने लगे। सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों लोग नदी पार कर सूडान पहुंचते दिखाई दिए। 4 नवंबर से जारी इस लड़ाई की वजह से वहां अब तक हजारों लोग अपना घर छोड़कर सूडान में शरण ले चुके हैं। पश्चिम एशिया के देश यमन में चक्रवाती तूफान के बाद आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई। सोमालिया में तबाही मचाने के बाद चक्रवात ने यमन के एक द्वीप पर दस्तक दी, जिसका असर वहां के रिहायशी इलाकों पर भी पड़ा। अरब सागर से उठे गति नाम के इस चक्रवात की वजह से यमन के सोकोत्रा द्वीप पर भारी बारिश हुई और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। बाढ़ की वजह से तो हालात और भी खराब हो गए। कई सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी नजर आईं, जबकि जगह जगह पानी भरने से लोगों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चक्रवात की वजह से कई इलाकों में भारी नुकसान की भी खबर है। चंद्रमा की सतह से नमूना लेने के लिए अब तक का अपना सबसे बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया। इस अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से रवाना किया गया, जिसे हाइनान प्रांत के एक लॉन्च पैड से छोड़ा गया। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट के इंजन चालू हो गए और वो ऊपर की तरफ उठने लगा। कुछ ही सेकंड में रॉकेट आसमान में पहुंच गया।
起飞时间动4时3度分21秒。 जल्द ही रॉकेट ने जरूरी रफ्तार हासिल कर ली और आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। लॉन्च कामयाब होते ही वहां मौजूद वैज्ञानिक जश्न मनाने लगे। बताया गया कि सब कुछ ठीक रहा तो अंतरिक्ष यान 3 दिन में चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। इससे पहले वहां के अंतरिक्ष केंद्र में जरूरी तैयारियां पूरी की गईं। अंतरिक्ष यान को रॉकेट से जोड़ने के बाद उसे लॉन्च पैड तक लाया गया और फिर ईंधन भरकर उसे अंतरिक्ष के लिए रवाना कर दिया गया।